कुछ ही जंगल ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें मानव इतिहास में बहुत गहरी धंसी होती हैं। गुनगुने भूमध्य सागर के आसपास के युगों पुराने जंगल, जहां प्राचीन सभ्यताओं ने अपने देवताओं की कल्पना की, जहां रेसिन, रॉकरोज और टाइम की गंध देवताओं की मूर्तियों के आसपास फैली होती थी। इन्हें उन पौधों से निकाला जाता था जो यहाँ की नरम रेतीली जमीन पर उगते हैं। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगलों में तपती धूप इन्हें पालती है। भूमध्य सागरीय इलाके के प्राचीन देवताओं का घर, जो पेड़ों और झाड़ियों से सजा है और जहां तकरीबन मिथकीय जीव आकर बस जाते हैं। एक ऐसा इलाका जहां खारा पानी, चीड़ के घने जंगल और गर्म सफेद रेत तीनों एक साथ मौजूद हैं। ये वही जीव हैं जो प्राचीन खाड़ियों में फलते फूलते हैं और जिनका जिक्र मिथकों और प्राचीन दस्तावेजों में भी मौजूद है। ये मंच है देवताओं के बगीचों का। भूमध्य सागर का सबसे आदर्श मौसम है गुनगुना और सौम्य। ये स्पेन के किनारों से लेकर काले सागर तक फैला है। इसके चीड़ के जंगल मध्य पूर्व, ग्रीस, टर्की और उत्तरी अफ्रीका तक फैले हुए हैं। लेकिन एंडलुसिया के किनारों पर इनके आयाम और इनका बेमिसाल घनापन सबसे ज्यादा नजर आता है। भूमध्य सागर की अपनी जलवायु है। गर्मियों का लंबा और तपता हुआ मौसम, वसंत कम समय के लिए और धमाकेदार लेकिन ठंडा गर्म सर्दियों का मौसम। सबसे बड़ी बात, यहां बारिश बहुत कम होती है। धूप से भरे इस इलाके में स्थानीय जीव अलग अलग इकोसिस्टम में आते जाते रहते हैं। वो कभी कभी तटीय जंगलों की शाखाओं के बीच छिपे रहते हैं, तो कभी खामोशी से रेत पर आगे सरक जाते हैं। कुछ जीव जंगल के बीचों बीच मौजूद मीठे पानी में छपाक से डुबकी लगाते हैं। भूमध्य सागर के ज्यादातर किनारों पर पेड़ छाए रहते हैं, खास तौर पर चीड़ के पेड़, जो इस इलाके की पहचान है। इस जंगल की छत पर सफेद सारस अपने घोंसलों को आखिरी रूप दे रहे हैं। ये एक रोमानी परंपरा की तैयारी भी कर रहे हैं। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। वसंत के शुरुआत में इनकी जोरदार आवाजें चीड़ के जंगलों में जीवन से भरा संगीत मुहैया कराती। भूमध्य सागर के चीड़ के पेड़ समुद्र के एकदम किनारे तक उग सकते हैं। ये चट्टानों के बीच भी उग जाते हैं और रेतीले किनारों पर भी। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल वो इलाका है जहां दुनिया के ज्यादातर मिथक शुरू हुए हैं। इनमें शामिल हैं तमाम जंगली जानवरों की कहानियां। आज भी हम हजारों साल पुरानी इन कहानियों को बड़े कौतूहल से सुनते और सराहते हैं, उनमें तथ्य खोजते हैं। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल मिथकों से भरे हैं। यहाँ हकीकत और कल्पना आपस में घुल मिल जाती हैं।
ग्रीक और रोमन देवता हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि वो भूमध्य सागर के गर्म मौसम का सामना कर पाएं। यहाँ साल भर औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर गर्मियों में ये 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी वजह से यहाँ रेंगने वाले जीवों की विविध रंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कछुए, सांप और बहुत कम नजर आने वाले गिरगिट भी शामिल हैं। चीड़ के इन बगीचों में यूरोप का इकलौता गिरगिट रहता है। मिथकों के मुताबिक गिरगिट सूरज का उपासक है और हमेशा इसकी गर्दन सूरज की तरफ मुड़ी हुई रहती है। यह सच है कि गिरगिट को रोज दिन की शुरुआत में अपने शरीर को एक खास तापमान पर लाना पड़ता है ताकि इनकी जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाए, और इसके लिए ये शांत और खुले इलाके खोजता है जहां ये मजे से धूप सेंक सके। प्राचीन दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि गिरगिट सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहते हैं। काश ऐसा होता तो कीट पतंगों की जान बच जाती। हकीकत यह है कि गिरगिट कमाल के शिकारी होते हैं। ये मक्खियों, टिड्डों और हवा में मौजूद दूसरे कीट पतंगों को खाते हैं। सबसे बड़े और सबसे मजबूत गुबरैलों यानी बीटल को गिरगिट नहीं खाते, जैसे कि ये ब्लैम्स। ये दूसरे टेनिब्रियोनेनाई को भी नहीं खाते। चीड़ के इस सूखे जंगल में ये खूब फलते फूलते हैं। सच ये है कि चीड़ के जंगल में बीटल या गुबरैलों की दर्जनों प्रजातियां पाई जाती हैं, और प्रजनन के लिए भी एक बहुत खास दौर है जब खाने की भरमार है और तापमान भी साथ निभाता है। रेगिस्तान को पसंद करने वाले गुबरैलों के लिए ये एक आदर्श और विविधता से भरा माहौल है। ये फॉसिल के टीलों और छोटे छोटे पठारों पर रहते हैं। कभी कभी ये मीठे पानी की मटमैली खाड़ियों में भी रहते हैं जहां इन्हें नमी हासिल होती है। ये खाड़ियां निचले इलाकों में पाई जाती हैं जहां चीड़ के पेड़ इनकी हिफाजत करते हैं। यहां तरह तरह के पक्षी भी चले आते हैं। फ्लेमिंगोस यहां जमकर दावत उड़ाते हैं। चीड़ के जंगलों से निकले पोषक तत्व यहां की पेचीदा आहार श्रृंखला को संभालते हैं, जिसकी वजह से यहां अनगिनत कवचदार जीव फलते फूलते हैं। ये फ्लेमिंगो पक्षियों की खुराक हैं। लेकिन वसंत की शुरुआत में फ्लेमिंगो पक्षियों का ध्यान खाने की बजाय मिलन पर ज्यादा रहता है। मिलन के इस मौसम में ये कभी कभी मस्त होकर थिरकते भी हैं। इनकी फड़फड़ाहट और एक ताल में चलना यूं लगता है मानो ये किसी कोरियोग्राफर का कमाल है। फ्लेमिंगो यहां अपनी अदाओं के जलवे बिखेरते हैं। ये अपने लाल पंखों का दिखावा भी करते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि प्राचीन काल में इन्हें फीनिक्स जैसा माना जाता था, सूरज की उपासना करने वाले और अपनी ही राख से फिर पैदा हो जाने वाले। चीड़ के इन जंगलों का फैलाव, इसका घनापन और इसके कुछ पेड़ों की बेमिसाल ऊंचाई, जहां रहता है एक और पक्षी जो मिथकों का हिस्सा बन चुका है। स्पेनिश इंपीरियल ईगल इस विशाल जंगल के खामोश कोनों में अपना घर बनाता है। इंपीरियल ईगल इस इलाके का चोटी का शिकारी है। भूमध्य सागर के आसपास बची प्राचीन सभ्यताओं को यह गरुड़ या ईगल ताकत का शानदार प्रतीक नजर आया।
उन्होंने इसे जुपिटर देवता से जोड़ दिया। भूमध्य सागर के इस जंगल के आसमान पर राज करने वाला ये ईगल खरगोश और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। ग्रीक लोग जानते थे कि इसकी नजर कितनी पैनी है, जबकि रोमन लोगों ने इसे अपने फौजी झंडे पर जगह दी थी, शायद इसकी ताकत की वजह से। आज इसकी ताकत का परचम है चीड़ के ये पेड़, जो समंदर के किनारे सीना ताने खड़े हैं। इन जंगलों में जब गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, तो ये विशाल पाइन फॉरेस्ट बीटल यानी ब्लैप बाहर निकल आते हैं। चीड़ के पेड़ और इन गुबरैलों ने खुद को इस इलाके के हिसाब से ढाल लिया है। चीड़ के पेड़ गर्मी और सूखे को झेल सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और पत्तियां सुइयों जैसी, जिससे इनके भीतर पानी की कमी नहीं हो पाती। ब्लैप गुबरैले का बाहरी कवच मोटा होता है। ये गर्मी कम होने पर ही बाहर निकलता है। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगलों में रहने वाले बाकी जीवों की तरह इनसे भी कुछ मिथक जुड़े हुए हैं। इन्हें अपशकुनी माना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि रेगिस्तान जैसे हालात वाले मुश्किल इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि ब्लैप्स और टेनिब्रियोनेनाe प्रजाति के बाकी जीव इस इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये यहाँ बहुत सारे मलबे को खा लेते हैं और खुद बहुत सारे रेप्टाइल्स और पक्षियों का भोजन बन जाते हैं। हालांकि इस जंगल में कुछ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी रहते हैं। पाइन प्रोसेशनरी मौत की ये इल्ली यानी कैटरपिलर चीड़ के नन्हे पेड़ों को निशाना बनाती है और उन्हें तबाह कर डालती है। ये इल्लियां यानी कैटरपिलर्स भूमध्य सागर के चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को ही खाती हैं। इसके सिवा ये और कुछ नहीं खाती। एक पेड़ को सफाचट करने के बाद इनका कई सदस्यों वाला कारवां दूसरे पेड़ों पर पहुंच जाता है। अगर किसी ने प्रोसेशनरी कैटरपिलर के बाल छू लिए तो काफी खुजली होती है। यही बात इन्हें अपने दुश्मनों से बचाती है। दिन में ये कैटरपिलर्स अपना रेशमी घोंसला बनाती हैं ताकि चिलचिलाती धूप और हमलावरों से बच सकें। उन्हें यह लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, पर उम्मीद के उलट इनके कुछ दुश्मन भी होते हैं और इनके ये मजबूत किले जैसे घोंसले भी इन्हें बचा नहीं पाते। नन्हे और जानलेवा पैरासिटिक वॉस्प्स इन रेशमी तंबुओं में घुस जाते हैं और यहां आराम कर रहे कैटरपिलर्स पर अपने अंडे देकर निकल जाते हैं। इन वॉस्प्स यानी ततैयों के शरीर में छोटे छोटे ओविपोजिटर यानी डंक जैसे अंग होते हैं, जिनसे ये एक एक करके सो रहे कैटरपिलर्स पर अपने अंडे रखते चले जाते हैं। चीड़ के पेड़ की शाखाओं पर एक और कॉलोनी रहती है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। सारस और बगुले ऊंची डालियों पर अपने विशाल घोंसले बनाते हैं। सारसों को प्राचीन काल से ही सराहा गया है, उनके घोंसले के लिए, उनके समर्पण को देखकर और उससे भी जरूरी
अपने चूजों की देखभाल के लिए। इसीलिए ये नैतिकता और जिम्मेदार माता पिता का प्रतीक बन चुके हैं। यही नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का सफाया भी कर डालते हैं। सारस इस इकोसिस्टम के हर पहलू का फायदा उठाते हैं। इन्हें देवताओं की सरजमी से दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये चीड़ के जंगलों और खाड़ियों के बीच आते जाते रहते हैं और यहाँ इन्हें भरपूर खाना मिल जाता है। सारस की पैनी निगाहों और इसकी धारदार चोंच के सामने मेंढक और कीड़े टिक नहीं पाते। चीड़ के इन पेड़ों के ऊपर चूजे तेजी से बड़े हो रहे हैं। इस साल बसंत में खूब शिकार मिले और ईगल का ये जोड़ा अपने 2 चूजों को अच्छी तरह खिला पिलाकर पाल सका है। खतरे में पड़ी इस प्रजाति के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। ये इंपीरियल ईगल अपने चूजों को तब तक पालते हैं जब तक ये अकेले जीने लायक नहीं हो जाते। मादा अभी भी गोश्त के टुकड़े चीर फाड़ कर अपने चूजों को खिला रही है। ईगल के ऊंचाई पर बने घोंसले के नीचे चीड़ के जंगल की जमीन पर एक यूरोपियन पोल कैट घबराई हुई बाहर निकली है। अगर ये खबरदार नहीं रही तो इस गरों का शिकार बन सकती है, इसलिए ये दिन भर छिपी रहती है। बस सिर्फ सुबह और शाम के धुंधलके में निकलती है। इस रेतीली मिट्टी में ये अपनी गहरी और सुरक्षित गुफा खोद लेती है। पोल कैट के लिए चीड़ के ये जंगल सबसे अच्छा घर है। यहाँ तरह तरह का खाना भरपूर मात्रा में मौजूद है, चाहे कीड़े हों या फिर फल। इससे पहले कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ये अपने इलाके में छानबीन करके अपने बिल में लौट आती है और मजे से सो जाती है। चीड़ के इस जंगल के कुछ निशाचर पक्षी पोल कैट के खतरनाक शिकारी हैं। हालांकि लंबे कानों वाला ये उल्लू इसका शिकार नहीं करता। ये इतना छोटा है कि इस पर हमला नहीं कर पाएगा। इस मिथकीय जंगल के निशाचर पक्षियों से भी बहुत सारी प्राचीन कहानियां जुड़ी हैं। इन्हें अच्छा शगुन माना जाता है और इनके जरिए भविष्य देखा जाता है। इनके संवेदी अंग इतने पैने होते हैं कि अंधेरे में भी ये जादुई तरीके से आ जा पाते हैं और रोज रात को कुछ बेखबर चूहों, श्रू या वोल का शिकार करते हैं। लंबे कानों वाले ये उल्लू स्टोन पाइन, एलेप्पो पाइन और मैरीटाइम पाइन के बीच मंडराते हैं। ये वो पेड़ हैं जो रेतीली जमीन और बार बार पड़ने वाले सूखे के बीच भी कायम रहते हैं। इस मुश्किल मौसम और बेकार जमीन पर टिके रहने में ये पेड़ बहुत माहिर हैं। सबसे खुशनसीब चीड़ वो होते हैं जो यहाँ की स्थायी खाड़ियों के पास उगते हैं। यहाँ फ्लेमिंगोस अपनी लंबी चोंच से पानी को छानकर उसमें मौजूद नन्हे जीवों को खाते रहते हैं। इनकी मजबूत मांसल जीभ एक पंप की तरह काम करती है। प्राचीन रोम के लोग फ्लेमिंगो की जीभ को एक लजीज पकवान मानते थे। शुक्र है कि वो दौड़ निकल गया और अब फ्लेमिंगो बेफिक्री से जी सकते हैं। खाने के बाद फ्लेमिंगो कई बार सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी बस्ती में वापस लौटते हैं और अपने चूजों को अपने पाचन तंत्र द्वारा तैयार किया गया खास गूदेदार गाढ़ा घोल खिलाते हैं।
भले ही ऐसा लगे कि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों में जैसे वक्त ठहर सा गया है, ये गर्म और खूबसूरत बगीचे कभी देवताओं का इलाका हुआ करते थे, जहां साल भर कुछ भी बदलता नहीं था। पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंपीरियल ईगल के चूजे अब बड़े हो चुके हैं और अब ये शिकार के लिए निकल सकते हैं। हालांकि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, इसके बावजूद यहां इन चूजों के जीने के लिए सब कुछ मौजूद है। हमेशा एक जैसे नजर आने वाले ये जंगल, जहां तरह तरह की खुशबुएं बिखरी हैं, जो कभी प्राचीन सेनाओं के झंडे का हिस्सा रह चुके हैं, जहां अनूठे इकोसिस्टम आज भी बचे हुए हैं और जहां रहते हैं मिथकों का हिस्सा बन चुके अनूठे जीव। ये देवताओं के बगीचे हैं, जहां मिथकों और हकीकत के बीच जी रहे हैं बहुत सारे अनूठे जीव।